एक औरत नदी में तैर रही होती है। तभी किनारे खड़ा एक लड़का अचानक घबरा जाता है क्योंकि पानी के अंदर कोई अज्ञात चीज उनकी ओर बढ़ रही होती है। वह चिल्लाता है कि तुरंत पानी से बाहर निकलो, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ऑक्टेविया को एक रहस्यमय राक्षस पानी के अंदर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड में पानी बिल्कुल शांत हो जाता है और हर कोई डर के मारे सन्न रह जाता है। क्लार्क सबको शांत रहने को कहता है और बिना सोचे समझे पानी में जाने से मना करता है। वह सुझाव देता है कि पहले किसी तरह राक्षस का ध्यान भटकाया जाए, वरना बचाने गए लोग भी मारे जाएंगे। वे एक बड़ा पत्थर पानी में फेंकते हैं और राक्षस सच में उसी तरफ चला जाता है। लेकिन ऑक्टेविया गहरे पानी में फंसी होती है और उसे तैरना भी नहीं आता। यह देखकर ग्लासेस नाम का लड़का बिना एक पल सोचे नदी में कूद जाता है। राक्षस को एहसास हो जाता है कि उसे धोखा दिया गया है और वह वापस लौट आता है। किस्मत से आखिरी पल में दोनों किसी तरह किनारे पर चढ़ जाते हैं। ऑक्टेविया बच जाती है, बस उसकी जांघ पर गहरे जख्म होते हैं जो शायद राक्षस ने खींचते समय दिए थे। वह जिंदगी बचाने वाले उस लड़के को गले लगा लेती है और वहीं से दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है। दूसरी तरफ लैंडिंग साइट पर करीब 90 बच्चे जश्न मना रहे होते हैं। वे आग जलाते हैं और कुछ लोग अपने हाथों में पहने कम्युनिकेशन बैंड उतारने लगते हैं। बेलामी सबको भड़काता है कि ये बैंड उतार दो ताकि आर्क को लगे कि हम मर रहे हैं और वे धरती पर न आए। उसका मानना है कि आर्क के लोगों ने उसके साथ और उसके परिवार के साथ जुल्म किया है, इसलिए वह उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहता। बहस तेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर धरती सुरक्षित है तो बाकी लोगों को क्यों न बुलाया जाए, लेकिन बेलामी साफ कह देता है कि यहाँ अब कोई कानून नहीं है, जो मन चाहे वो करेंगे। तभी जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों की खुशी दोगुनी हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी बारिश महसूस ही नहीं की थी। ये रात उनके लिए पूरी तरह पागलपन भरी बन जाती है। 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। वेल्स सोने के लिए जगह ढूंढता है, तभी अचानक कोई उसका मुंह दबा लेता है। सामने बेलामी होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। वह वेल्स को दूर ले जाकर कहता है कि वह उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन आर्क को यह लगना चाहिए कि वेल्स मर चुका है। उसका मकसद है कि वेल्स अपना बैंड उतार दे। वेल्स मना कर देता है क्योंकि उसके सिद्धांत बहुत साफ होते हैं। तभी बेलामी बंदूक पीछे रख देता है और उसके 2 साथी सामने आते हैं। वे वेल्स को पकड़कर जबरदस्ती उसका बैंड उतार देते हैं ताकि आर्क को लगे कि वह मर चुका है। उधर क्लार्क की टीम रात में जागती है और देखती है कि जंगल में पेड़ पौधों पर नीली रोशनी चमक रही है। नजारा किसी परी कथा जैसा लगता है। फिन वहां आता है और मजाक मजाक में क्लार्क को हंसाने की कोशिश करता है। अगली सुबह वे आगे बढ़ते हैं और नदी पार करने के लिए लताओं का सहारा लेते हैं। ग्लासेस, जो अब ऑक्टेविया को इम्प्रेस करना चाहता है, सबसे पहले झूलकर पार जाने का फैसला करता है। डर के बावजूद वह कूदता है और सफल हो जाता है। वहां उसे एक बोर्ड मिलता है जिस पर माउंट वेदर लिखा होता है, यानी वे अपने गंतव्य तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी फिन सबको चेतावनी देता है कि जंगल में कोई और भी है, वे अकेले नहीं हैं। अब कहानी वापस आर्क पर आती है। क्लार्क की मां एबी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। ये फांसी असल में फ्लोटिंग होती है, जिसमें इंसान को बिना सुरक्षा के अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है ताकि आबादी कम हो सके। मरते मरते एबी अपने पुराने साथियों को बच्चों के बैंड से कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने का आइडिया देती है। आखिरी पल में चांसलर जहां आ जाता है और एबी की जान बच जाती है। केन को यह देखकर गुस्सा आता है। फिर कहानी 1 साल पीछे जाती है, जब एबी का पति जेक, जो एक इंजीनियर था, यह पता लगाता है कि ऑक्सीजन सिर्फ 2 साल और चलेगी। वह चाहता था कि सच्चाई सबको बताई जाए, लेकिन काउंसिल और खुद एबी भी इसके खिलाफ थे क्योंकि इससे अफरा तफरी मच सकती थी। जेक मानता था कि लोगों को सच जानने का हक है। उसने क्लार्क के लिए यह करने का फैसला किया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वीडियो जारी होने से पहले ही उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार उसे फ्लॉट कर दिया गया। एबी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई और यहीं से क्लार्क की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है।